नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। देश में अप्रत्यक्ष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दल अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहीं बिहार में इस चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी मुखर दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अप्रत्यक्ष रूप से तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की तैयारियां कुछ हटकर ही हैं। दरअसल कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी इन दिनों एक विशाल यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि करीब 150 दिनों तक चलने वाली है। इस यात्रा को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है। यात्रा को जहां विशेषज्ञ और अन्य विरोधी दल 2024 की तैयारियों के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इससे इनकार करती दिखाई दे रही है और इसे बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एक संघर्ष बता रही है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस इस यात्रा से अपने कुंभे को मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी न किसी राज्य में रोजाना कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता पार्टी का दामन भी छोड़ रहे हैं। जहां हाल ही में गोवा में कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं और अपनी पार्टी बना रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी भी इसी महीने बीजेपी में मर्ज होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए कांग्रेस ये जंग अभी अधूरी लग रही है, क्योंकि पार्टी के बहुत से दिग्गज नेता ऐसे हैं जो कि पार्टी का साथ छोड़कर कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके कई विधायक अभी भी टूट सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में कांग्रेस में और क्या कुछ हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2024 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों में कौन किस पर भारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें कि आज के खास कार्यक्रम मुद्दा में बड़ा सवाल कि 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कौन किस पर भारी रहेगा 24 के चुनावों में, ये सबसे बड़े देखने वाली बात हो गई। बीजेपी लगातार अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है, तो कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके सीधा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोला है और साथ ही साथ जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे आम आदमी की बात करें, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात करें या दूसरे तमाम जो राजनीतिक दल हैं देश में उनकी बात करें, वो भी लगातार 2024 के मिशन में जुट गए हैं। नीतीश कुमार भी इससे अछूते नहीं हैं। वे लगातार 2024 के मिशन पर काम कर रहे हैं और कभी प्रशांत किशोर से मुलाकात हो रही है, तो कभी दिल्ली में आकर तमाम जो देश के बड़े दिग्गज नेता हैं विपक्ष से जुड़े हुए उनसे मिल रही हैं। मगर इस बीच कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं नज़र आ रहे। हाल ही में गोवा में करीबन 8 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब खबर ये आ रही है कि झारखंड में भी कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और साथ ही साथ पंजाब में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ कुमार श्रीकांत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कुमार साहब आप ही के पास आऊँगा। 2024 के मिशन का प्रत्यक्ष रूप से आगाज़ हो चुका है, कौन किस पर भारी रहेगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन आप कैसे देखते हैं 2024 की तैयारियां जो सभी राजनीतिक दलों ने शुरू की हैं? क्या वाकई में लगता है कि ये जो तैयारियों की रणनीति बनाई जा रही है इसमें अपने अपने मोर्चे पर तमाम जो दल हैं वो कामयाब हो पाएंगे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए। जी, सभी को नमस्कार।
देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक गोटियां और राजनीतिक मिसाल जो इस वक्त 2024 को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने बिछाई है, वो अपने आप में बेहतर है। और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा 2024 का जो इलेक्शन है, वो 2014-2019 के इलेक्शन से ज्यादा राजनीतिक होगा और ज्यादा स्ट्रेटेजी प्लान पर चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अपना 1 दशक पूरा करने जा रहे हैं, 2 साल का कार्य, 2 टर्नओवर अगर वो पूरा करने जा रहे हैं, तीसरे टर्नओवर में अगर वो चाहते हैं कि वापस वो सत्ता में आए, तो उनको पहले से ज्यादा स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार 2003 से लॉन्च होने की कोशिश में थे, अब वो लगातार लॉन्च हो रहे हैं। अब 2022 में अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके से एक विदेशी कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, वो भारत जोड़ो यात्रा प्लान करवा रही है और राहुल गांधी लॉन्च होने की तैयारी एक बार और कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो छत्रप है, और वो छत्रप जिन्होंने बीजेपी को धोबी पछाड़ दी और पटक के मारा भी है। आप पश्चिमी बंगाल की अगर आप बात करें, उड़ीसा में बीजेपी धराशायी होती है, तमिलनाडु में बीजेपी का कैडर सिकुड़ जाता है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी हाशिए पर चली जा रही है। और अगर आप देखें तेलंगाना, हाँ, इसमें तेलंगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप केसीआर की बात करें, आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के मॉडल की बात करें, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं और हम इस स्टोरी को भी कवर कर रहे थे और हम देख रहे हैं कि केसीआर किस तरीके से राष्ट्र में अपने मॉडल को प्रमोट कर रहे हैं, अपने मॉडल को लेकर आ रहे हैं। गुजरात के मॉडल को 2014 में हमने देखा था, लेकिन 2022 में बड़े तेज गति से साउथ में अलग अलग राज्यों में तेलंगाना वाला जो मॉडल है विकास का, केसीआर का, वो उसे प्रमोट कर रहे हैं। वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। तेलंगाना से एक तरीके से आप देखिए उस मॉडल में रोजगार भी आ रहा है, स्वास्थ्य भी आ रहा है, युवकों को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है। कोविड काल में आपने देखा किस तरीके से केसीआर ने वहां जो मजदूर हैं, जो अलग अलग राज्यों से जाकर तेलंगाना में काम कर रहे थे, उनको जाने नहीं दिया, उनको रोजगार दिया, उनको खाना दिया, छत मुहैया करवाया, पैसे मुहैया करवाए, ताकि वो हर महीने अपने घर वालों को पैसा भेज पाए। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से अलग अलग किसानों के खातों में पैसा भेजती है। केसीआर ने अगर 1 एकड़ अगर आपके पास जमीन है, तो 1 एकड़ के किसान को भी 10,000 रुपए उसके खाते में पहुंच रहे हैं। उसके लिए उसको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, आपने किसी डीएम, एसपी या फिर लेखपाल के चक्कर नहीं काटने। जो आपके पुराना दस्तावेज है, उस दस्तावेज से 10,000 रुपए आपके अकाउंट में 1 एकड़ के किसान को सीधे मिल रहे हैं। बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री मुहैया करवा रहे हैं किसानों को। तो हमें जरा छत्रपों की स्ट्रेटेजी को भी समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी अलग ताल ठोके पड़ी है। आप देखिए 18 से और कितना माइनस जाएगा बीजेपी भी सोच रही है कि लोकसभा वो वाला जादू ये 2019 वाला नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि छत्रपों को भी कम नहीं आंकना चाहिए और छत्रप बड़े पैमाने पर अपना पैर पसार रहे हैं। ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी किस तरीके से दिल्ली कूच की तैयारी कर रही है। नीतीश सब कुछ तेजस्वी के हाथों में छोड़कर वो किस तरीके से दिल्ली की ताल ठोक रहे। तो राहुल गांधी को भी हाशिए पे करने की पूरी प्लानिंग छत्रपों की है। और वो बात अलग है कि शादी की डेट निकल गई है, चेहरा आ गया है, घोड़ी सज गई है, लेकिन विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा का पता नहीं चल रहा। लेकिन इसमें अग्रणी अगर आप कहें तो केसीआर बन रहे हैं, केसीआर चीजों को बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। ममता बनर्जी की जो ठनक है, जो ठसक है, जो ईगो वाली प्रॉब्लम है, वो किसी का साथ चल नहीं पाती, किसी के साथ मेल नहीं कर पाती है, उससे अलग केसीआर के देखिए तो वो विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से दबे जुबान में इस बात को माना भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि दिल्ली में उनकी दाल नहीं गल रही है और पंजाब में वो एक चुनी हुई सीट भी हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं छत्रपों को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती अगर मिलने वाली है तो वो कांग्रेस से नहीं मिलने वाली है। वो बड़ी चुनौती जो मिलने वाली है वो छत्रपों से मिलने वाली है और छत्रप अपनी ताल ठोक कर, दम ठोक कर मैदान पर खड़े हैं, मुझे ये लगता है। ठीक है, ठीक है। अवस्थी जी, सीधा सा सवाल है, 2024 से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव 14 से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्या तैयारियां हैं? हालांकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है वो लगातार
बहुत उसका लोहा भी माना जाता है पॉलिटिकल रूप से, लेकिन सवाल यही है कि एक एंटी इनकम्पेंसी भी आपके सामने खड़ी होगी, कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा। सभी जो रत्नाकर सिंह जी हैं, श्रीकांत जी हैं, आप और सबको नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। जब हम 2019 के चुनाव में जा रहे थे तब भी ये बात आई थी और लोग कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, हमारे लिए प्रो इनकम्बेंसी आई है। क्या मेरी आवाज कुछ गूंज रही है क्या? नहीं नहीं, बोलिए आप। तो ये जब हम देश में काम करते हैं, हर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, छोटे से बड़े तक के लिए, और देश का सीना चौड़ा करते हैं, तो कई बार जो लोग राजनीतिक लोग हैं, जो लोग इसको इवेलुएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको ये समझ में आता है कि ये प्रो इनकम्बेंसी भी नाम की कोई चीज होती है और मोदी जी के लिए प्रो इनकम्बेंसी है। जहां पर जिन राज्यों में हम ज्यादा मजबूत नहीं हैं उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जिस लॉन्चर की बात कर रहे थे आप अभी, कोई विदेशी लॉन्चर, और जिसको वो लॉन्च कर रहा है, लॉन्चर तो कितना भी अच्छा हो, पर जिसको लॉन्च करना है, सपोज करो कोई बम को लॉन्च करना है या कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है, सैटेलाइट तो लॉन्चर लायक होनी चाहिए। अब वो राहुल गांधी जी को कितनी बार रिलॉन्च करेंगे? और रत्नाकर सिंह जी हर बार डिबेट्स में हमको कहते हैं कि साहब अब की बार वाला अच्छा लॉन्चर है, अब की बार बिल्कुल हम जाके अपनी ऑर्बिट में बैठ जाएंगे। तो रत्नाकर जी की अपनी एक समस्या है कि जिस लॉन्चर अच्छे होने के बावजूद भी, विदेशी होने के बावजूद भी, क्योंकि भारतीय लॉन्चर तो काम कर नहीं पा रहे, कभी पीके बैठते हैं लॉन्चर के रूप में, कभी कोई और बैठता है। हर बार, हर महीने, हर साल, हर इलेक्शन में कांग्रेस अपने जो स्थिति से नीचे चली जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यह है कि वो जिसको लॉन्च कराना चाहते हैं वो लॉन्चेबल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो अभी छत्रपों की बात करिए और केसीआर के बड़े गुण गाए जा रहे थे, तो अब की बार हम आपको बता देते हैं पांडे जी कि हम वहां पे सरकार बनाएंगे। जहां पे सरकार 3 जगह की तो मैं बात कर ही देता हूं, एक तो तेलंगाना की, राजस्थान की और छत्तीसगढ़ के। तो इससे पहले मेरे ख्याल से इस सब में अच्छा माहौल बन जाएगा और हम काम कर रहे हैं। 10,000 रुपए हर किसानों को देना, बिना डिस्ट्रिक्ट के देना, बिना रजिस्ट्रेशन के देना, बिना उसके करना, ऐसे ही दे देना, ऐसे बहुत सारी स्कीमें चलाई थी और कितना घोटाला हुआ आपको शायद मालूम ही होगा। एक सिस्टम से 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग जाना, खाली मोबाइल पे नंबर डालना और आपका सर्टिफिकेट आ जाना, एक वेल प्रूवन सिस्टम के द्वारा सबको दिया जा रहा है, सिस्टम दिया जा रहा है, लोगों को काम दिया जा रहा है। और जो इकॉनमी हम बात कर रहे हैं, 2024 तक हम लगभग डबल डिजिट से ऊपर, मतलब 12, 13 कहां तक ले जा सकते हैं, इकोनॉमी को लेके आएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि ये जितने भी इंडिविजुअल हैं श्रीकांत जी, चाहे ममता जी हो, केसीआर साहब हो, केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी हो, और बहुत सारे लोग, उड़ीसा के नवीन पटनायक साहब हो, या साउथ के कई स्टेट्स हो, ये सब इंडिविजुअली सही हैं, पर जब इनको साथ में लाया जाता है तो यहां आते हैं तो एक नहीं मिलता, तो दूसरा तीसरा नहीं मिलता, और फिर सब कुछ तो तैयार है, हर आदमी दूल्हा बनने को तैयार है, पर जो दूल्हा बनेगा बाकी लोग उसको उतार देंगे नीचे से। तो ये समस्या है। अच्छा, इसी बात का तो फायदा नहीं मिल रहा बीजेपी को। फायदा मिल रहा है शायद हमको, तो आप लड़ते रहो, फायदा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहले तो इसी बात का जवाब दे दीजिए, कोई एक चेहरे पर सहमति बन पाएगी या नहीं 2024 से पहले? और राहुल गांधी को पूरा विपक्ष क्या स्वीकार करेगा प्रधानमंत्री के तौर पर अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है?
देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आज सभी दलों को एक साथ एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की जो है जरूरत क्यों महसूस हुई और क्यों लग रहा है सभी दलों को एकजुट होना चाहिए और जो है इनको सत्ता से बेदखल करना चाहिए। उसके गिने चुने कारण है जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार विपक्षी दलों को खत्म करने की इनकी मंशा जग जाहिर हो चुकी है। इनके जो अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी खुद बोले कि विपक्षी जो है छोटे दलों को या क्षेत्रीय दलों को हम कोई आवश्यकता नहीं है, इनको हम खत्म कर देंगे। तो आज विपक्षी दल समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि पूरे देश में जिस प्रकार चाइना में वन रूलिंग पार्टी है उसी प्रकार जो है पूरे देश में बीजेपी रह जाए, ना कोई विपक्ष रहे, ना कोई इनके नीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाने के लिए कोई व्यक्ति रहे। हर उस व्यक्ति के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बिठा दी जा रही है। हर व्यक्ति के ऊपर उस जवान को बंद कर दी जा रही है जो इनके खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। उनको जेल में भर दिया जाता है। अभी जिग्नेश मेवानी का 6 महीने का सजा हो गया, देख लीजिए। महाराष्ट्र में कई कद्दावर मंत्रियों को ये जो है जेल में भिजवा चुके हैं। संजय राउत भी हैं, नवाब मलिक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देख लीजिए आज आम आदमी पार्टी है, उसके ऊपर कितनी जांचें बिठा दी जा रही हैं। कुछ सही भी है, कुछ जो है राजनीतिक मंशा बस भी की जा रही है। आज देख लीजिए चुनाव के पहले किस प्रकार टीएमसी के नेताओं के ऊपर सीबीआई की जांच बिठा दी गई, ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर। आप ये भी उदाहरण मैं दे सकता हूं। ईडी की जांच जो है महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था उस समय शरद पवार के ऊपर ईडी की जांच बिठा दी गई थी। आज देख लीजिए उप मुख्यमंत्री दिल्ली का कह रहा है कि बीजेपी से उसको ऑफर मिला था कि वह जो है बीजेपी में शामिल हो जाए, उसके ऊपर से सारी ईडी और सीबीआई की जांच जो है खत्म कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने खुलेआम आकर ये बातें कही। आप समझ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो जनहित का नहीं है। वो सत्ता में बने रहने के लिए वो ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। जहां जहां पे इनकी सरकारें नहीं है वहां वहां पे ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों को खरीदेंगे। विपक्ष को खत्म करने की इनकी कवायद है जो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में जो है आप समझिए कि साइकिल के 2 पहिए हैं, पक्ष और विपक्ष। पक्ष जितना जरूरी है उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है। अगर एक ही पहिए से साइकिल अगर कोई चलती है तो वो सर्कस में चलती है जो जोकर चलाते हैं। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र को जोकर की तरह सर्कस वाला साइकिल बनाना चाहती है, या वह साइकिल चाहती है जो विकास के पथ पर दोनों पहियों से अग्रसर होता रहे, जन कल्याण की भावना लिए जनहित में कार्य करता रहे, वो साइकिल चाहती है। मेरा प्रश्न अवस्थी जी से और जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में। मैं रत्नाकर जी एक सवाल का संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने जो पॉइंट उठाया ऑपरेशन लोटस का, इसी से जुड़ा सवाल है। खबर यह है कि गोवा में आपके 8 विधायक जाने के बाद झारखंड में और पंजाब में भी कोई इसी तरह की स्थिति बनती हुई अंदर खाते नज़र आ रही है। झारखंड में भी जो सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह का मिशन होल्ड पर है, और पंजाब में भी शायद कोई बातचीत चल रही है। पहला और सीधा सा सवाल मेरा यही है, और इसका जवाब भी आप मैं चाहूँगा स्पष्ट तौर पर दे दीजिए। ठीक है, कोई भी जो आपका विरोधी दल है वो साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाएगा क्योंकि वो आपका विरोधी दल है, लेकिन आप क्यों नहीं अपने विधायकों को रोक पा रहे? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके विधायक क्यों पलायन कर जा रहे हैं? क्या वो इतने कमजोर हैं कि उनको सिर्फ सीबीआई, ईडीआई या दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उनका थोड़ा सा भी दबाव आ रहा है तो वो भाग जा रहे हैं, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं? या तो उन्होंने बहुत कोई ऐसे काम किए हुए हैं कि उनको सीधा जब भी प्रेशर आता है और वो डर जाते हैं कि नहीं साहब हमारी तो सीधा जेल यात्रा ना हो जाए, इसलिए हम पलायन कर लें? क्या ऐसी भी कोई स्थिति है? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। हाँ। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं कर रहे। गोवा में जो हुआ उस तरह की घटनाएं ये जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ भी कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने जेडीयू के 7 विधायक तोड़ करके अपने पक्ष में मिला लिए। मणिपुर में 6 विधायकों को तोड़ करके उन्होंने 6 विधायकों में से 5 विधायकों को तोड़ करके अपने पक्ष में मिला लिया। आम आदमी पार्टी लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रही है
कि जो है 25-25 करोड़ रुपए में पंजाब में विधायकों को, मैं नाम भी ले लेता हूं, हरपाल सिंह जो वहां पे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 25-25 करोड़ रुपए जो है उनके विधायकों को खरीदने के लिए दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है। पर मेरा सवाल आपसे दिल्ली में भी मैं बता रहा हूँ, आप क्यों नहीं संभाल पा रहे? जवाब दे लेता हूँ, आ जाता हूँ अपनी पार्टी पे भी। दूसरी पार्टी आम दिल्ली में भी देख लीजिए 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किया जा रहा है। तमाम जो विपक्षी दल है, अभी इनका पश्चिम बंगाल में ही ले लीजिए, कुछ दिन पहले इनके नेता वहां पे बयान आया कि हम पश्चिम बंगाल में भी सरकार को गिरा देंगे। तो आखिर में इनके पास इतना पैसा आया कहां से और क्यों ये जनता के जनादेश का अपमान बार बार कर रहे हैं? जनता जो जिस विधायक को चुनती है, जिस प्रतिनिधि को चुनती है, उन प्रतिनिधियों को ये तो जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है उनके अपने अलग एजेंडे हैं, अपने अलग वोटर हैं, अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे वो जीत कराती है। जहां पे ये फेल हो जाते हैं तो ये खरीद फरोख्त का काम करते हैं। आज लोकतंत्र को ये पूरी तरह से नोट तंत्र में तब्दील कर चुके हैं। राम माधव की बात याद दिला देता हूं, अवस्थी जी आरएसएस से जुड़े हैं। राम माधव जी कह रहे थे कि जहां पे हमारी सरकारें हैं वहां पे तो हम सरकार बना ही लेंगे, और जहां पे हमारी सरकारें नहीं है वहां पे भी आज भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति में पहुंच चुकी है कि वह सरकार बना लेगी, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार चुनी हुई सरकार को गिरा करके ये वहां पे जवाब जो है वो बीजेपी पर केंद्रित कर रखा है। जवाब देता हूं, थोड़ी बातें। मेरा सीधा सा सवाल था कि आपकी पार्टी क्यों नहीं मजबूती के साथ अपने नेताओं को संभाल पा रही है? बड़ा सीधा सा सवाल था मेरा। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, मैं चाहूंगा जवाब देने, क्योंकि मुझे दूसरे मेहमानों मैं आपके सवाल का जवाब अपनी बात को, ये जो ऑपरेशन लोटस है उसको पूरा करने के बाद आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। खाली 2 मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जिस प्रकार जो है आपने देखा कि कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया, गोवा में क्या हल किया, महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना को इन्होंने 2 फाड़ में कर दिया, 50 खोखे एकदम ओके का नारा आज विधानसभा में भी गूंज रहा है यहाँ पे। तो कौन से 50 खोखे की बात हो रही है? वही 50 खोखे की बात हो रही है जो एक विधायक को खरीदने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आज विपक्ष को ये नोट तंत्र के माध्यम से खत्म करने की जो कवायद जो दिख रही है, वही कवायद इनका गोवा में भी दिखा। और देखिए, जैसा कि आप प्रायः जानते हैं कि जो सत्ता में पार्टियां रहती हैं, लोग उस पार्टी से जुड़ने के लिए जो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको जिस व्यक्ति को सत्ता का लालच होता है, पावर का लालच होता है, जो पार्टी से बढ़ के निजी हित को मानते हैं, जो देश हित से बढ़ के निजी हित को मानते हैं, वो पार्टी को बदलने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं, जिसका परिणाम गोवा में देखने को मिला, जिसका परिणाम जो है आपका कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता, जिसको कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद की बात कर लेता हूं, उनको मुख्यमंत्री बनाया, 3-3 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, लोकसभा से जिताया, राज्यसभा का सांसद बनाया, राज्यसभा का लीडर अपोजिशन बनाया। इतनी चीजें 50 साल बिना पद के वो रहे नहीं। सारी चीजें देने के बावजूद आज वो कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया? पंजाब में कांग्रेस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि वहां पे हम सत्ता में थे और सत्ता से हट गए। वही काम ये जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद के माध्यम से। तो गुलाम नबी आजाद जो है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी, और देखिएगा इनको उस चीज का इनाम मिलेगा जो पहले। चलिए ठीक है उसमें, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह गया कि कांग्रेस क्यों नहीं संभाल पा रही है। खैर, मैं कुमार साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अवस्थी जी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि 2024 में एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी बल्कि प्रो इनकम्बेंसी होगी, और 2024 तक इकॉनमी को भी हम डबल डिजिट पर ले जाएंगे, अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या जो ये आश्वस्त है बीजेपी इतनी ज़्यादा 2024 को लेकर अभी से, क्या वाकई में परिणाम उसके अनुरूप आ पाएंगे? मैं आपके सवाल का तो जवाब दे ही दूं, लेकिन आपने एक सवाल रत्नाकर जी से पूछा था, मैं थोड़ा उस सवाल के बारे में बोलता हूँ। देखिए, कांग्रेस के विधायक या नेताओं के डीएनए में है सत्ता में रहना।
जब वो सत्ता के विरोध में चले जाती है, विपक्ष में बैठ जाते हैं, उन्होंने विपक्षी राजनीति करनी आती नहीं है। वो हनक चाहते हैं, हमेशा सत्ता में चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कांग्रेस के ही विधायक ज्यादातर टूटते हैं, कांग्रेस के ही मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा टूटते हैं। क्या आपने सोचा बीएसपी के टूटे, क्या समाजवादी के टूटे, क्या आपने टीएमसी के विधायकों को टूटते हुए देखा, क्या आपने जेडीएस के विधायकों को टूटते हुए देखा, क्या आपने तमाम पार्टी के विधायकों को टूटते हुए देखा? नहीं टूटते हुए देखा। मुझे लगा रत्नाकर जी जब बीजेपी को आईना दिखा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब आप सड़क पर खड़े हो जाते हैं ना बिकने के लिए, तो आपके खातिरदार, आपके खरीदार बिल्कुल मिल जाते हैं, आपको खरीदने के लिए मिल जाते हैं। तभी मैंने कुमार साहब सीधा सा सवाल यही पूछा था कि विरोधी दल है, साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाएगा, कोई भी दल हो, लेकिन आपकी पार्टी का भी तो फर्ज है कि अपने नेताओं को संभाले, और उन नेताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी के लिए लॉयल रहें। खाली ये कह देने से कि वो खरीदार था और ये अपॉर्चुनिस्ट था, इससे तो काम नहीं चलता ना। अब जिन विधायकों को, जिन नेताओं को आप कस्में दिलवा रहे हैं लॉयल्टी की, आप मंच से शपथें दिलवा रहे हैं, वो नहीं आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी कहां से 2024 में खड़ी हो पाएगी? हाँ, राजस्थान में भले इन्होंने बीएसपी के विधायकों को तोड़ दिया था, वो अलग विषय है, और फिर मायावती नाराज हुई। बहरहाल देखिए, मुझे लगता है कि मैं अपने मित्र शुभेंदु जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार सबको टीका दे रही है और फ्री में दे रही है तो कोई एहसान कर रही है क्या? हम सरकारें क्यों चुनते हैं? आपने सरकार को क्यों वोट दिया? मैंने सरकार को क्यों वोट दिया? सरकार हमारे लिए काम करेगी। जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, और अगर केंद्र सरकार सभी को मुफ्त टीका मुहैया करवा रही है तो कोई एहसान कर रही है क्या? अगर आप उसका ढिंडोरा पीटते हैं और आप कहते हैं कि साहब मैंने तो आपको टीका लगा दिया है, आप मुझे पैसा दीजिए या आप मुझे वोट दीजिए या आप मेरे एहसान के तले दब के रहिए, मुझे लगता है इस सोच से भी आगे, ये सामंतवादी सोच है। और सामंतवादी सोच अगर किसी पार्टी के दिमाग में आती है और किसी पार्टी के दिमाग में यह रहता है कि हमने जो उपकार कर दिया, हमने ये दे दिया और हम राजा हैं, तो ये जो सामंतवादी और राजशाही वाली सोच जो है वो पार्टियों को धूल में मिला देती है और पार्टियों को हवा में उड़ा देती है। मुझे लगता है इससे बचनी चाहिए। दूसरी चीज, बीजेपी हमेशा ये भूल जाती है कि वो कितना भी अपना परचम लहरा ले, कितना भी राज्याभिषेक कर ले, और मैं कहता हूं कि अपने घोड़ों को छोड़ दे कि वो दिग्विजय बन जाए, वो पूरे राष्ट्र को जीत ले, वो येन केन प्रकारेण जो है किसी भी राज्य में अपनी सत्ता ला दे। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि छत्रप ऐसे हैं, क्षेत्रीय दल ऐसे होते हैं कि वो बड़े नागनाथाओं को, ऐसे घोड़ों को भी नाच देते हैं जो घोड़े दिग् जयंत होते हैं। आप मुझे बताइए, बीजेपी क्यों पानी मांग गई आंध्र प्रदेश में? बीजेपी क्यों अपना पैर नहीं पसार पाई? तमिलनाडु में क्यों हाशिए पे बीजेपी चली गई? केरला में आपने मेट्रो मैन को ले जाकर खड़ा कर दिया, आपने उस एज बार को भी तोड़ दिया, 80 वाले एज बार को, 75 वाले एज बार को। तो क्यों साहब जमानत जब्त होने की नौबत आ गई केरला में? आप मुझे बताइए, उड़ीसा में आपने अंतरराष्ट्रीय नहीं, मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड के जो प्रवक्ता है, बीजेपी के सबसे बड़े प्रवक्ता, अखिल ब्रह्मांड के प्रवक्ता है, क्यों वो पानी मार गए? मुझे बताइए, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने क्यों आपको पकड़ के न केवल घसीटा बल्कि धूर्सरित भी कर दिया? मुझे बताइए कि तेलंगाना में क्यों आपकी पार्टी हाशिए पे चली गई? जवाब ले लेते हैं अवस्थी जी से। बंगाल में आपके ही वोटर आपके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? आपके फुट सोल्जर आपके खिलाफ क्यों खड़े हुए? क्यों? क्योंकि आप केवल फायदा लेना जानते हैं। उसके बाद उनके दुखों पर वो इतने बड़े पैमाने पर जो लिंचिंग हुई बंगाल में, क्या नरेंद्र मोदी ने 2 ट्वीट किए? क्या अमित शाह ने 2 ट्वीट किए? आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी को छोड़ के जाने लगे। जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में जो आपके साथ आए थे वो आपको छोड़कर ममता शरणम गच्छामी हो गए। वो क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि ये जो ठसक है आजकल आप लोगों में कि खैबो गेहूं रहिबो एहूं की तरह आप जो सोचते हैं ना आम जनता को, ये जनता कहीं जाएगी नहीं, एंड ऑफ द डे मेरे पास आएगी। मुझे लगता है इस भ्रम को तोड़ने के लिए छत्रप तैयार है
और इस सच्चाई को आपको मानना चाहिए। ठीक, आप लोग राहुल गांधी की कितनी भी खिल्लियां उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। मैं एक बार अवस्थी जी से जवाब ले लूं। मैं कुमार साहब अवस्थी जी से जवाब ले लूं एक बार। जी अवस्थी जी। देखिए, पांडे जी का तो कोई दुखती रग है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिए, ये हमने कभी नहीं कहा कि हम भारत के सभी क्षेत्रों में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और संघ एक डिसिप्लिन कैडर है और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हम प्रयास करते हैं और लोकतंत्र है, जीतेंगे भी और हारेंगे भी। और ये एक बड़ी प्रक्रिया है। हम 2 सीट थे तब भी अपने संघर्षों के लिए लड़ रहे थे, और आज हम यदि 400 से ऊपर हैं तब भी हम उतने ही मेहनत से आज भी लड़ रहे हैं। लड़ाई विचारधारा की है। जिस मानसिकता से कांग्रेस ने 150 साल की जो इतिहास था उसको लेके 70 साल राजनीति करी, जिस तरीके से हमारे वामपंथी लोग विचारधाराओं को लेके भारत को तहस नहस करते रहे, आज भी जगह जगह नक्सल ऑपरेशन से भारत जूझ रहा है, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जीत हार लगी रहेगी। आपको मालूम है लोकतंत्र है, रत्नाकर जी को मालूम है और श्रीकांत जी को भी मालूम है, पर हम लड़ना नहीं खत्म करेंगे नहीं। और ना ही हमको कोई दम्भ है, कोई हम अहंकार नहीं कर रहे। और ऐसे ही जीवन पर आज जैसा मोदी जी का जन्मदिन है, हम सेवा सप्ताह मना रहे हैं, सेवा पखवाड़ा मंगा रहे हैं। हम जमीनी स्तर में अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं, और जमीन में सबसे पंक्ति के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसके उदय की बात कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा हमने तो जवाब इसलिए दिया, अवस्थी जी, हमने तो जवाब इसलिए दिया जब इन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं, तब हम वैक्सीनेशन का नाम लेके आए। वरना यही तो राहुल गांधी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। अखिलेश यादव थे जो कहते थे कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है। आज 200 करोड़ वैक्सीनेशन हम बाहर से लेने के लिए केजरीवाल चिल्लाते रहे। ये जो लॉबियों के साथ काम करने वाले लोग हैं, भारत को तोड़ना चाहते थे उस समय पर भी जब भारत में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी भारतीय लोगों को एक साथ खड़े होने की। कल कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी समिति में इतने लोग मिल रहे हैं पर उनकी आंखें बंद हैं, आंखें लाल हैं, इस पर डिबेट कर रहे हैं। तो समस्या किस बात की है कि जो राजकुमार है कांग्रेस के, वो एक फुस बम हो गए हैं, और हर बार कांग्रेस हर 2 साल में 3 साल में उसको जलाने की कोशिश करती है, पर वो सुलगते तो हैं पर फटते नहीं हैं। और आज मैं कहना चाहूंगा, चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्यों टल गया? क्योंकि ये चुनाव भी होता तो राहुल गांधी हारते हैं। दूसरी चीज, कोई अहंकार नहीं है। सत्ता हमारे लिए, सत्ता एक सेवा के लिए, काम के लिए है। और श्रीकांत जी, बार बार मैं कहता हूं, हमने जो करना है हम करके आएंगे। जहां धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, और बहुत सारी चीजें हमको करनी है, ट्रिपल तलाक खत्म करने हैं, करते रहेंगे। हमारी सरकारें रहें या ना रहें, भारत को परम वैभव पर पहुंचाकर अपने इस जीवन काल में, अपने इस देह से जाएंगे। अच्छा अवस्थी जी एक बात बताइए। अवस्थी जी, एक छोटा सवाल। हाँ पूछिए कुमार जी। पूछिए। अवस्थी जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार सीए को लेकर कानून लाती है, देश जलता है, देश में बवाल होता है। मुझे पता है सीए नागरिकता नहीं छीन रहा, नागरिकता दे रहा है, लेकिन ये 56 इंच का सीना कब 14 इंच का सीना बन जाता है कि उस कानून को पास हुए न जाने 2-4 साल तो हुए होंगे, 2 साल तो हुए होंगे, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं ले पाते भाई साहब आप? और लगातार संसद की कमेटी में आप जो है नोटिफिकेशन लाने से आप टाइम मांगते हैं कि 6 महीने का टाइम मांगते हैं, फिर 12 महीने का टाइम मांगते हैं। यानी कि आपको भी पता है कि अगर आप नोटिफिकेशन लाएंगे, सीए लागू करेंगे, तो तमाम वो पसमानदा मुसलमान हैं, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको वोट दे रहे थे, जो अलग अलग जगहों पर आपका वोट बैंक मजबूत कर रहे थे, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। या तो आप ये मत कहिए कि 56 इंच सीना और देश सर्वोपरि बनाना है,
यानी कि एक गाल से पान खाएंगे दूसरे से रसगुल्ला, ये कैसे चलेगा भाई साहब? या तो आप ऑरेंजेस की बात कीजिए या एप्पल्स की बात कीजिए, दोनों की बात कैसे चलेगी? समझ लो, अभी प्रश्न सुनो, आप प्रश्नों का समझ। इस भारत में जो भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो या किसी भी राष्ट्र में रहता हो, यदि भारत माता को अपनी माता मानता है तो वो भारत में उसका रहने का अधिकार है। और यदि भारत को ही अपनी भारत देश नहीं मानता, भारत माता नहीं मानता, तो उसका इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं हो, चाहे क्यों ही वो हिंदू क्यों ना हो। तो आप इस डिबेट को हिंदू मुस्लिम मत करो। श्रीकांत जी, हर बार जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, विपक्ष से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको हिंदू मुस्लिम कर देते हो आप लोग। विषय ये चल रहा है कि हमने अपने सुशासन के माध्यम से 2024 में आए हुए जो नंबर्स हैं उससे अच्छा नंबर लेके आएंगे। दिन प्रतिदिन हम बढ़ रहे हैं। और एक चीज और पांडे जी सुन लो, रत्नाकर जी तो समस्या है इनकी कि ये तो कांग्रेस के विषय में भी बोलना पड़ेगा, पीछे पंजा लगा हुआ है। आपकी तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो कम से कम क्या है कि आप कोई सावन के, सुनो, आप कोई सावन के अंधे नहीं हो कि आपको हरा हरा दिखाई देगा। कभी कभी तो सेफरन कलर भी देख लिया करो। ठीक है, मैं अवस्थी जी और कुमार जी, मैं आपके पास, दोनों के पास आऊंगा क्योंकि मुझे रत्नाकर जी के पास भी जाना है। रत्नाकर जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है, सवाल है वो कांग्रेस के युवराज का। बार बार लॉन्च करने की बेजोड़ जो है वो प्रयास हो रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब की बार जो लॉन्चर को चुना गया है, बता रहे हैं कि वो कोई विदेशी है, लेकिन ये जो एक बार शब्द बार बार जुड़ रहा है कि लॉन्च करने की तैयारी 20 साल हो गई हैं और अभी भी चुटकियां ले रहे थे आपके दोस्त अवस्थी जी कि फुस बम ही निकलेगा। देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल हो चाहे बीजेपी के नेता हो, तमाम दुष्प्रचार और कोशिशें कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को किस प्रकार बदनाम किया जाए। एक उदाहरण भी देखने को मिले, वह व्यक्ति राहुल गांधी जी के टी शर्ट का दाम पूछता है जो बर्बरी और गुच्ची का मफलर 70,000 और 80,000 का पहनता है। वह व्यक्ति प्रश्न उठाता है राहुल गांधी जी के पोशाक पे, जो ये नहीं देखता कि प्रधानमंत्री जी जो है 15 लाख का सूट और 1.5 लाख का चश्मा, 1 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का पेन जो है लगाते। आज ये अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं और राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न करेंगे। उसका कारण ये है कि इनको मालूम है कि आज विपक्ष में कोई व्यक्ति अगर सबसे मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, बाकी सारे लोगों की आवाज तो ये ईडी सीबीआई के माध्यम से बंद कर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जो है, जो निडर और निर्भीक होकर के इनके सारी गलत नीतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं। आज देखिए 3500 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा है, भले ये लाख टीवी स्क्रीन पे आकर बोल दें कि नहीं नहीं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो लॉन्चिंग पैड है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस प्रकार से अथाह जनसमूह राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, उससे इनके पैंट में चिंगारी तो कम, ये शोला में तब्दील हो गया। इनके मन में पूछिए आज कितनी गर्मी निकल रही है इन लोगों के अंदर से। पैंट की बातें मत करो। दूसरी चीज डिबेट चल रही है, सुनिए। रही बात, जी मेरा ऑब्जेक्शन है, रत्नाकर आप शब्दों का प्रयोग करिए। पैंट में आग निकालना ऐसी बातें मत करो। आप साफ शब्दों में बोलो, अपना विषय रखियो। किसने कहा है? कोई यहाँ आक्रोश थोड़े ना चल रहा है। आप भी अच्छे प्रवक्ता हो, हम भी अच्छे प्रवक्ता हैं। श्रीकांत जी अच्छा चैनल है। पैंट में आग लगाने की क्या बात है? मानता हूँ, सुन लीजिए, सुनिए। तो जब प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के पंजे को, जो उसका सिंबल है, उसको खूनी पंजा कहते हैं, तो आप लोग की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? आप लोग को तब ये नहीं लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति किसी पार्टी के सिंबल के ऊपर अगर खूनी पंजा कहता है तो आप लोग तो उस पर मुस्कुराते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और आज जब हम चिंगारी जरा सी दिखा दिए
तो आप लोग आग बबूला हो जाते हैं, शोला में तब्दील हो जाते हैं। तो जरा सहने की भी आदत डालिए। ठीक है, अब जो है वो कांग्रेस पार्टी पहले वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रही। मैं आऊंगा अवस्थी जी, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं अवस्थी जी के पास ही चलूंगा। अवस्थी जी, 2024 में आप क्या नारा देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2014 का जो आपका नारा था, आपकी बार मोदी सरकार, और 19 में आपने नारा दिया फिर एक बार मोदी सरकार। ये मैं आपसे सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ले रहा हूं क्योंकि 2024 में आपने कहा कि प्रो इनकम्बेंसी होगी, यानी कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा मिलेगा। सवाल यह है कि 2014 में जिन अच्छे दिनों की आपने बात की थी, महंगाई का मुद्दा था, काला धन वापस आएगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को जो समर्थन दिया था उसमें से तो खैर आम आदमी पार्टी निकल गई, लेकिन ये अच्छे दिन कभी आएंगे क्या वाकई में 2024 तक? महंगाई आज कहां पर रिकॉर्ड पर पहुंच रही है, काले धन का अभी भी इंतजार है, 15-15 लाख रुपए जो खातों में आने थे उनका कुछ अभी तक पता नहीं है, लोग इस बात पर लगातार चुटकियां लेते हैं। तो आपको नहीं लगता 2024 में ये बड़ी चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए मुद्दों के तौर पर? पहला तो जो 15 लाख रुपए सबके खाते में आने हैं उसका ही जवाब दे देता हूं जी। उस समय कहा गया कि जितना कांग्रेस की सरकारों में पैसा बाहर गया, यदि भारत आता है तो सबके खाते में अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए होना चाहिए। ये कुछ कहा नहीं गया कि हम सबके खाते में 15 लाख डालेंगे। अच्छा, इसलिए जो लोग इस बात को कहते हैं वो गलत कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस की सरकारें थी जब, तो एक दिन में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हाईवे बनता था और हमने 80 से 90 किलोमीटर तक पर डे बनाना चालू कर दे विद हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन वर्ल्ड के अंदर। मैं त्रिपुरा के बॉर्डर पे जहां बांग्लादेश खत्म हो रहा है, चालू हो रहा है और इंडिया खत्म हो रही है, उस जगह पर भी 120 फीट की रोड बनाई है। और कितने अच्छे दिन चाहिए? और बताता हूं आपको, जो भारत में लगभग 150 एयरपोर्ट नए जो अगले 2 साल में चालू हो जाएंगे, लगभग 150 बड़ी ट्रेनें जैसे तेजस हुई, वंदे भारत हुई, ये सब नई चली हैं। रोड हाईवे, नदियों को ठीक करना और उसको उसमें स्टीमर चलाना और बहुत सारे काम। और जो एंटी करप्शन की बात कर रही हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा रत्नाकर जी ने कि मनीष सिसोदिया जी कहते हैं 1000 करोड़ से ज्यादा आबकारी नीति में इन्होंने कैश रिसीव किया है और वो कभी भी जेल में जा सकते हैं। तो जो लोग चोरी कर रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, अब महंगाई के ऊपर भी आ रहा हूं, 2 साल जो हमारे गए कोविड के काल में, यदि हम आज की महंगाई की बात करते हैं, भारत नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी निगेटिव चली गई। जो विकसित देश थे उनकी आज की डेट में -3.5, -1.5, -6, छोटी छोटी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन की 1/10 1/20 है, और उस समय पर भारत पॉजिटिव इकोनॉमी में लाकर, और पिछले समय में पिछला क्वार्टर है उसमें डबल डिजिट में इकोनॉमी लाकर पूरे विश्व को दिखा दिया, और आज भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अब जो ये महंगाई का इश्यू जरूर है, यदि ये रशिया वाला लड़ाई नहीं होता तो पेट्रोलियम के रेट नहीं बढ़ते हैं, और उसके कारण जो साइड इफेक्ट्स आए हैं उसके कारण आपको टेम्परेरी प्रॉब्लम तो दिख रही है, परंतु हमने आपको अभी अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि 2024 तक ईश्वर की कृपा रही तो
कुछ ऐसा आ गया तो मैं नहीं कह सकता, जैसा अभी कोरोना आ गया, फिर यूक्रेन का लड़ाई हो गया रशिया से। भारत विश्व गुरु बनेगा। रत्नाकर सिंह जी और श्रीकांत पांडे जी, आप भी हमारी बातों को ध्यान में रखना। भारत को विश्व गुरु बनाने में राजनीतिक पार्टी कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं रत्नाकर जी से, हाँ रत्नाकर जी, जवाब तो मैं ले ही लेता हूं अवस्थी जी की बात का, लेकिन 2019 में अब होगा न्याय, कांग्रेस का नारा था, इबके कांग्रेस जोर शोर से कैंपेन चलाता, तब तो लोगों ने हाथों हाथ नहीं लिया। 24 के लिए क्या तैयारियां हैं, और जो बातें अवस्थी जी ने कही काउंटर कर पाएंगे उसको अपने नारों से, वादों से? देखिए, 2019 और 2024 की परिस्थितियों के बारे में मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। 2019 में जो है परिस्थितियां थी जब इनके पास पार्टनर अलायंस थे, जो वो उनके पार्टनर अलायंस में शिवसेना भी थी, अकाली दल भी थी और जेडीयू भी थी। तो ये बड़े बड़े जो है इनके अलायंस जो है 2019 में थे, लेकिन 2024 में ये अलायंस इनके साथ नहीं रहेंगे। जो ये एनडीए बनाए थे 47 पार्टियों का इनका एक कुनबा हुआ करता था, वो कुनबा सिमट करके 17 पार्टियों का एक कुनबा हो गया है। और जो बड़ी बड़ी क्षेत्रीय जो दलें हैं वो कहीं ना कहीं 2024 में इनके लिए विपक्ष का काम करने का काम करेंगी, इनके लिए वो चुनौतियां बनेगी। तो 2024 का परिदृश्य जो है 19 से काफी अलग है। 2000 रही बात, ये कह रहे थे अभी जीडीपी की बात कह रहे थे कि विश्व में मंदी है, हमारे यहाँ पे फिर भी ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये आरोप लगा रहे थे रशिया के ऊपर कि रशिया का वार और कोविड की बात कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यही प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि हम आपदा में अवसर तलाशते हैं। तो आपने भाई, जब रशिया का युद्ध हुआ तो रशिया तो यूरोपियन कंट्रीज को क्रूड ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया। आपको उसने ऑफर किया कि आप सस्ते में हमसे क्रूड ऑयल लीजिए, और क्रूड ऑयल आप सस्ते में ले भी रहे हैं। तो फिर आखिर में ये पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि आपको सरकारी खजाना जो खाली हो चुका है ना, उसकी चिंता है आपको, इसलिए आप जो है रेट बढ़ा जा रहे हैं और आज आरोप लगा रहे हैं रशिया के ऊपर। रही बात ये जीडीपी के कह रहे हैं, मैं हमको याद दिला देना चाहता हूं कि जो कोविड पे आप बार बार आरोप थोपते रहते हैं, आप जरा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। कोरोना काल से पहले 8 क्वार्टर यानी लगभग 2 साल लगातार जीडीपी गिरी है। तो आप ये आरोप लगाना छोड़ दीजिए, ये लोगों को बरगलाना छोड़ दीजिए, और सच्चाई जो है वो आंकड़े उठाकर देख लीजिए। रही बात, कभी हुआ नहीं होगा कांग्रेस की सरकार में, चलाएंगे, हम ट्रक चला रहे हैं, कभी गिरी नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। कह रहे हैं कि मैं ट्रेन चला रहे हैं, इतना 100 ट्रेन चला रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं। बिल्कुल सही है, बनाइए, देश का विकास तो होना चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप जनता के टैक्स से पैसा जो बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं या ट्रेन जो नई चला रहे हैं, वो सारी चीजें बनाने के बाद और ट्रेन चलाने के बाद वो सारी चीजें प्राइवेट हाथों में क्यों दे रहे हैं? जो लाभ जो है जनता को मिलना चाहिए, जो पैसा जो पानी के हाथ चला जा रहा है, तो आप चाहते क्या है? आप सच्चाई ये है कि आज अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, और भारत देश 116 देशों की ग्लोबल 100 इंडेक्स में 101वां नंबर है भूखमरी के मामले में। तो देश आज भूखमरी से जूझ रहा है। 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे ला दिया है, और आपने अडानी को दूसरे पोजीशन पे पहुंचा दिया विश्व के सबसे अमीर आदमियों। ठीक है, वो कैसे हुआ? वो इस प्रकार हुआ कि आप जो है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, संक्षिप्त में थोड़ा सा कर लीजिए, मुझे कुमार साहब पे भी जाना है जी। कि ऑस्ट्रेलिया का खदान जो है कोयले का अडानी जी को मिला। हमारे देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं बिजली कंपनियों को कि आप बाहर से इंपोर्ट करिए। आप जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 10 गुना हो जाता है कोयले का दाम, लेकिन आप अडानी से खरीदिए। हमारा टैक्स का पैसा हमारा जो है अडानी के पास जाएगा, और अडानी हम ही से लोन लेके और हमारे ही बैंक से लोन लेके और ऑस्ट्रेलिया के खदान खरीद रहा है, और हमारा पैसा अब मजबूरी में
बिजली कंपनियां जो है इनसे इंपोर्ट करने को मजबूर हो चुकी हैं। तो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने जो है चहेते अंबानी और अडानी को अमीर करते जा रही है, और भारत के देश के लोग जहाँ दूध दही पे जीएसटी लगा दिया गया है। ठीक है, खाने के अनाज कुमार साहब आपके पास आऊंगा, रत्नाकर जी लौटूंगा। कुमार साहब, अवस्थी जी बहुत आश्वस्त हैं 2024 तक ईश्वर की कृपा होगी और भारत विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु सबको खुशी होगी, विश्व गुरु बनाए, लेकिन कुमार साहब नहीं, रत्नाकर जी मैंने कुमार साहब से सवाल लिया है, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास। दिल्ली में एक जगह है जिसको हम कहते हैं पुरानी दिल्ली, वहाँ के बहुत मशहूर शायर हुए हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने कहा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। रह रह के ऐसे ख्याल और रह रह के ऐसे जुमले और रह रह के ऐसी बातें लगातार हम लोग सुनते रहे, अब तो बड़ी आदत सी हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं। और जब कोई कहता है कि हम क्योंकि कुमार साहब मेरे पास समय का अभाव है, मैं जल्दी से आपसे 2-3 बातें पूछ लेता हूं। क्या आपको लगता है वाकई में अच्छे दिन आ गए, जिस अच्छे दिनों का बीजेपी अभी भी दावा कर रही है? हाँ, अच्छे दिन आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो उद्योगपतियों के आए हैं, तो बीजेपी के कुछ नेताओं के आए हैं, ठीक है, और वो आम आदमी के अच्छे दिन। महंगाई पर भी बता दीजिए, महंगाई पर बता दीजिए जल्दी। महंगाई पर एक जरा मुझे ये केवल 30 सेकंड दीजिएगा, मैं बता दूं 2019 में जब कोविड आया, कोविड में बीजेपी सरकार कहूं या नरेंद्र मोदी सरकार, चलिए मोदी सरकार कहता हूं, मोदी सरकार ने क्या किया कि रिजर्व पेट्रोल क्रूड ऑयल को रिजर्व करवाया अमेरिका में, और अंतर्राष्ट्रीय जब दाम बहुत बहुत कम पैसे के थे, लोग मतलब आप सोचिए कि अभी तक के सबसे निचले स्तर पर जब क्रूड ऑयल था तो उसको खरीदा और खरीद कर रिजर्व करवाया अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो 2022 की पहली जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपने पता है जो सबसे कम पैसे में खरीदा था वो उस वक्त के जनवरी के मूल्य के अनुसार उसको बेचना शुरू किया। और ये जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तब भी भारत सरकार वो जो कौड़ियों के दाम खरीदे थे उसे असरफियों के दाम पर बेचना आरंभ किया। अब मुझे बताइए, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी भारतीय पैसे से और भारतीय जीएसटी और हमारे टैक्सेस से, जब सबसे कम पैसे में क्रूड ऑयल खरीदा गया और उसे मुनाफे के कारण 30 सेकंड में काले धन पर भी कुमार साहब, क्योंकि अवस्थी जी ने कहा है, मैं एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ, अवस्थी जी ने कहा है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, पैसा आएगा तो डाला जाएगा। मुझे लगता है आप पर भी लोग हंसेंगे, प्लीज हम पे तो हंसेंगे ही। काला धन जैसी बात अगर आप कहेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। देशद्रोही होने का तमगा मत लीजिए, अच्छे पत्रकार बने रहिए। काले धन पे अगर आप बात करेंगे तो अवस्थी जी क्यों खाएंगे, बीजेपी वाले आपको बोलने लगेंगे ये तो जुल्म, ये तो केवल टंग स्लिप था, ये तो बोलने में कह दिया। और जो बोलने में मजाक में कहा जाता है, मजाक को सीरियस लिया जाता है क्या? चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है, मुझे चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।